सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और आपको पता है हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गल्फ यूथ गेम्स 2024 पहली बार ये हो रहा है, पहला संस्करण है। होस्ट किसने किया? यूनाइटेड अरब अमीरात ने ही। ये 16 अप्रैल से लेके 2 मई 2024 तक हुए। और इसका स्लोगन भी था आवर गल्फ इज वन, आवर यूथ आर प्रोमिसिंग। और इसमें किन देशों ने हिस्सा लिया? जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने ही इसमें हिस्सा लिया है। और अब ये हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, यानी कि मेडल टैली में अगर बात करें तो पहले स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात है, 296 टोटल मेडल जीते। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब रहा। तो पहला आप ध्यान रख लो, कहां पे हुआ ध्यान रख लो, कौन से गेम्स की हम बात कर रहे हैं ये ध्यान रख लो। बस ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना कि इसका अगर मैस्कॉट आपसे पूछे इसका शुभंकर क्या है, तो वो है फॉल्कन इन स्पेस सूट, यानी कि अंतरिक्ष सूट में बाज। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो सऊदी लोग होते हैं उनके हाथ पे ऐसे बाज रहता है, तो उसी को इन्होंने अपना मैस्कॉट बना लिया और उसको स्पेस सूट और पहना लिया। अच्छा, इससे एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक होमवर्क प्रश्न हो गया ये आपका, यूं समझो अभी सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी थी स्पेस में जाने वाली? इसका उत्तर देखते हैं किस किस को पता है। और यूथ से ही आपको याद आएगा, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2024 में छठा संस्करण हुआ था। कहां पे? तमिलनाडु में, जिसका मैस्कॉट था वीर मंगाई। पहले स्थान पे इसमें महाराष्ट्र था। देखो यहाँ पे खेलो इंडिया से सारे गेम्स में आपको रिवाइज करा देता हूं जो भी बिल्कुल लेटेस्ट वाले 2024 में हुए। अच्छा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि ये भी पहला संस्करण है, अभी दिसंबर में ही हुआ था नई दिल्ली में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था उज्ज्वला, और इसमें टॉप पे हरियाणा था। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करेंगे, चौथा संस्करण हुआ अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसका मैस्कॉट था शीन ए शी या शान, जो रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को। और इसमें टॉप पे सेना रही थी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे तो अभी चौथा संस्करण हुआ असम में, और इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, और इसमें टॉप पे रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और नेशनल गेम्स की बात करें 2023 में हुआ था, वो 37 नंबर का एडिशन था, गोवा में हुआ था, और उसका शुभंकर था मोगा, और इसमें टॉप पे रहा था कौन? महाराष्ट्र। और अभी 2024 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हैं वो कहां पे होंगे? उत्तराखंड में। अभी जो बीच गेम्स हुए थे 2024 में, पहली बार हुए, दीव में हुए थे। दीव में जो घोगला समुद्री तट है वहां पे हुए थे, और इसमें टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। अभी आपको याद है हमने पढ़ा था 2025 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहां पे होगा? असम के गुवाहाटी में होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात से एक पॉइंट ध्यान रख लेना आप कि अभी जो 2023 में कोप 28 का आयोजन है वो यहीं पे हुआ था, और अब 2024 में जो कोप 29 का आयोजन है वो कहां पे होगा? ये प्रश्न आपके लिए है, आपका होमवर्क प्रश्न। बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मई को। तो हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। 2024 में ये 31वां संस्करण है, इसका 31वीं बार मनाया जा रहा है। आपको पता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, इसीलिए तो शासन व्यवस्था में प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। और पहला, दूसरा, तीसरा किसे कहते हैं? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और चौथा प्रेस को कहते हैं। अच्छा, थीम की बात करें तो थीम ध्यान में रखना, ग्रह के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, यानी कि प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। पहली बार इस दिन को 1994 में मनाया गया। और मैं आपको बता दूं, हालांकि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) है वो भारत के सभी नागरिकों को भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दे देता है। और प्रेस फ्रीडम की बात आती है तो एक इंडेक्स, आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स याद आएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 2023 में, पिछले साल, इसमें भारत की रैंक 161 थी 180 देशों में से, और इसमें टॉप पे नॉर्वे था। और ये भी याद में रखना कि इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अच्छा, इसी तरह से एक दिवस आपको और याद आएगा जो भारत में मनाते हैं हम, नेशनल प्रेस डे, वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो मई के देखो अभी तक 3 दिवस हमारे पास आ चुके हैं। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया, 2 मई को अभी ट्यूना डे मनाया था, और ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। लगातार तीनों दिन इंपॉर्टेंट डेज मना रहे हैं, ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तीनों में से यही है, प्रेस फ्रीडम डे। लेबर डे भी इंपॉर्टेंट है वैसे। तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट डेज आते जाएंगे, बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा, तो मेरे साथ आप रिवीजन करते रहना।
ताकि ये आपको याद रहे। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू को। अच्छा, वैसे इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैशाली रमेश बाबू ये भारत की 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी थी, पर जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि शतरंज को रेगुलेट करती है, फिडे जिसे आप कहते हो, अभी उसने ऑफिशियली इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी है और इस तरह से ये भारत की 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और ये है किस राज्य से? ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। आप देखोगे भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड मास्टर हैं ये आपको तमिलनाडु से मिलेंगे। और हमारे जो एक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञान आनंद, ये उनकी बहन है। और आप कह सकते हो कि ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले अब ये दुनिया की पहली भाई बहन की जोड़ी बन गई है। और रमेश बाबू, ये वैशाली जो रमेश बाबू हैं, इनको अभी अर्जुन अवार्ड भी मिला था। चलो शतरंज से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो अभी आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप हुआ था और उसको जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए कौन? डी गुकेश। तो हमारे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी उनको जानते हैं। और याद रखना उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई थी उसका नाम है माइंड मास्टर। और सबसे पहली बार 1991-92 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो इन्हीं को मिला था। वैसे अभी इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया गया। अभी 2023 का ये पुरस्कार किसे मिला था? सर्वोच्च खेल सम्मान कहते हैं इसको। ये अभी बैडमिंटन प्लेयर जोड़ी है जो हमारी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला था। पुरस्कार राशि भी इसमें बढ़ा के 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। वैसे अभी हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो वो डी गुकेश है। पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो एस विजयलक्ष्मी है। आपको याद है अभी जो 2023 में चेस वर्ल्ड कप हुआ था वो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। और ये बाकू आपको क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि 2024 में कोप 29 का आयोजन यहीं पे होगा। तो इस वर्ल्ड कप में बात करें, चेस वर्ल्ड कप में जो पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे थे, नॉर्वे के हैं, और इसमें दूसरे स्थान पे ये भारतीय थे आर प्रज्ञान आनंद। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और फिडे चेस ओलंपियाड जो 2024 में होगा वो हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी हो गई फिडे। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट हैं आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद है। एक स्टैटिक प्रश्न कभी कभार एग्जाम में आता है कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 204। टोटल नंबर ऑफ कॉलम या टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछेंगे तो वो सब आप बता दोगे। 8 इधर तो 8 8 64 होते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने पॉसिबल स्क्वायर्स बन सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा फिर 204। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी चाइना के चंद्र मिशन जिसका नाम है चांग-ई 6, इस पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube का संबंध किससे है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो चाइना का ये चंद्र मिशन है जिसका नाम है चांग-ई 6, जिसका उद्देश्य क्या है? चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल को लेकर के आना। जब ये यहाँ पे लेकर के आएंगे तो उन पर रिसर्च वगैरह ये करेंगे। तो ये चाइना का मिशन हो गया। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान भी चाइना के इस चांग-ई 6 पर अपना एक चंद्र मिशन जिसका नाम रखा है इन्होंने iCube, इसको लॉन्च किया है। तो ये जो पाकिस्तान का ये जो iCube नाम से एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, ये क्या काम करेगा? ये चंद्रमा की सरफेस की तस्वीरें लेगा। और बात करें इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से। तो बात आपको समझ में आ गई। मेन तो चाइना जा रहा था चांद पे सैंपल इकट्ठा करने के लिए। पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा वहां तक जा रहे हो क्या, मुझे भी छोड़ देना। वो वाली बात है। तो ये पाकिस्तान का है, याद रखना, सैटेलाइट iCube। देखो आपको अपने नजर से लग रहा होगा कि यार ये तो छोटा सा है, ये क्या फोटो लेगा वहां जाके। ये हमारे नजरिए से छोटा है, या विश्व के लेवल पे देखोगे तो छोटी सी बात है, लेकिन पाकिस्तान की नजर से देखो उसके लिए बड़ी बात है, क्योंकि उसका इस तरह का पहला कोई मिशन है, चाहे वो दूसरे की सहायता से ही वहां तक पहुंच रहा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो ध्यान रखना है, ध्यान रख लेंगे। और ये अच्छी बात है। देखो हम भी अच्छे इंसान हैं, हम भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। हमें भी अच्छा लगता है अगर कोई देश ग्रो कर रहा है, चाहे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान इस तरह के अच्छे काम करे, इनोवेशन पे काम करे, टेक्नोलॉजी पे काम करे, अपने आप को ग्रो करने पे काम करे, तो हम भी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। लेकिन जब वो अपनी औकात दिखा देता है, वो खुद को ग्रो करने को छोड़ करके दूसरों को दबाता है, दूसरों पे हमला करता है, दूसरों के काम पे उंगली करता है, तो फिर तो सामने वाले को गुस्सा आएगा ही सही, कौन चुप बैठेगा। अच्छा, आज चंद्रमा से, चांद से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। देखो, एक तो ये याद रखना, चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश या सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो वो भारत बना है। हमें
वैसे तो चांद पे पहुंचने वाले हम चौथे देश हैं, लेकिन साउथ पोल पर जाने वाले पहले देश हैं। वैसे अभी तक चांद पे 5 देश पहुंच चुके हैं, हमारे बाद अब जापान भी पहुंच गया है, लेकिन साउथ पोल पे तो हम ही पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है इस तरह से कि चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन सा बन गया है। एक प्राइवेट कंपनी भी आ गई है, अमेरिका की कंपनी है, इंटूटिव नाम है उसका, और उसके लैंडर का नाम है ऑडिशियस। और हमारा जो चांद पे मिशन गया वो कौन सा है, चंद्रयान 3 है, आप सभी जानते हो। और जहां पे वो लैंड किया था उसको हमने नाम भी दिया था शिव शक्ति पॉइंट। 23 अगस्त को हमने लैंड किया था, इसीलिए नेशनल स्पेस डे हम मना रहे हैं 23 अगस्त को। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अभी एक आर्टेमिस मिशन भी आपको याद होगा, नासा का है। क्या है ये मिशन? फिर से ये चांद पे मनुष्य को भेजना चाहते हैं और उसी के लिए इनका ये आर्टेमिस मिशन है, ये लॉन्च करेंगे 2026 में। और इसमें पहली बार एक महिला भी जाएंगी, उनका नाम क्रिस्टीना कॉच है। अच्छा, वैसे भारत का लक्ष्य क्या है चांद पर इंसानों को उतारने का? तो 2040 है, और अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य 2035 है। सबसे पहले आपको पता है चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में गए थे वो अपोलो 11 मिशन के तहत। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। और पाकिस्तान की बात है तो 2 अपॉइंटमेंट आप ध्यान रख लो। एक तो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ, और प्रेसिडेंट बने थे आसिफ अली जरदारी नाम है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो यहाँ पे ये रैंकिंग है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसको जारी किया टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और इसमें भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है IISc बेंगलुरु। भारत में तो ये टॉप पर है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो इस रैंकिंग में इसको 32वें स्थान पे रखा है। उसी तरह से अन्ना यूनिवर्सिटी, इसे 119वें स्थान पे रखा गया। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 134 रैंकिंग मिली। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को 148 रैंक पे रखा। सिर्फ आप ये ध्यान में रख लो भारत में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही इस रैंकिंग में, और वर्ल्ड लेवल पे उसकी रैंक क्या है। तो IISc बेंगलुरु 32 नंबर पर है। वहीं इसमें टॉप पर कौन है इस रैंकिंग में बात करें तो टॉप पर चाइना की यूनिवर्सिटी है सिंगवा यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पे भी चाइना का ही है पिकिंग यूनिवर्सिटी, और तीसरे पे सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी है। किसके अनुसार? टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भी आई थी, और याद है उसमें कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे था? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और वर्ल्ड लेवल पे वो उसमें 20वें स्थान पे रहा था। और टाइम्स की बात है तो आपको याद दिला दूं, अभी टाइम्स की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई थी। उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल किया गया था। एक तो हमारी एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी आलिया भट्ट, एक देव पटेल थे, और एक रेसलर भी थी साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक का नाम याद रखना, आलिया भट्ट का नाम याद रखना। और अभी हमने पढ़ा था टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 आई है, और उसमें टॉप पे रहा है कौन? एक भारतीय स्टार्टअप है एमिरेटस। और अभी टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे दिया गया था? विजय जैन को। और पूछे 2023 के लिए टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो टेलर स्विफ्ट को। तो टाइम से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक हमने पढ़े वो सारे मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो राजा रवि वर्मा ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और कलाकार थे, और वे अपनी अद्भुत पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। और अभी 29 अप्रैल को ही, यानी कि उनकी 176 नंबर की जयंती के अवसर पर उनकी एक प्रतिष्ठित पेंटिंग है इंदुलेखा, उसकी पहली वास्तविक प्रति यानी कि रियल कॉपी का अनावरण किया गया। ये एक ऑयल पेंटिंग है। कहां पे किया गया? जहां पे इनका जन्म हुआ था, केरल के त्रावणकोर के किलीमन्नूर पैलेस में। राजा रवि वर्मा, इनको आधुनिक भारतीय कला का जनक भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले इनके सम्मान में बुध ग्रह पर एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढा खोजा गया था, और उसका नाम इनके नाम पर रखा था। अच्छा, पेंटिंग से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। पूछे अगर किस राज्य की गोंड पेंटिंग को अभी GI टैग मिला? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर पूछे कि कहां की पेंटिंग को अभी GI टैग मिला था? तो असम। और सोहराई और कोबर पेंटिंग ये किस राज्य की है जिसे अभी GI टैग मिला था? तो झारखंड आंसर होगा। बसोहली पेंटिंग कहां की है जिसको GI टैग मिला था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और यूं बताओ मधुबनी पेंटिंग कहां की है? ये प्रश्न तो एग्जाम में आ भी चुका है, मधुबनी पेंटिंग वाला। तो आंसर होगा बिहार। अच्छा, वैसे वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस हमने कब मनाया था? याद रखना 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे,
अभी हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रतिमा सिंह को। तो डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक विभाग है और अभी इसी की डायरेक्टर बनी है ये प्रतिमा सिंह। 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया है इनको। वैसे हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं यानी कि वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अच्छा, नलिन प्रभात आपको याद है अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने थे। संजय नायर ये एसोचैम के हेड बने थे और नवाब सलाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये हेड बने थे। और किस देश से हैं ये जरूर याद रखना, लेबनान से। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आईसीसी ने डेवॉन थॉमस पर 5 सालों का बैन लगा दिया। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? वेस्ट इंडीज। डेवॉन थॉमस ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और अभी आईसीसी ने इन पे 5 सालों का बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन पर श्रीलंका, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट लीग में फिक्सिंग का आरोप लगा। उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया और अब फाइनली 5 साल का प्रतिबंध इन पे लगा दिया गया। नाम क्या है? डेवॉन थॉमस। आईसीसी की बात करें, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना होती है 1909 में। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर हो गया। हेड है इसके ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं और सीईओ जो फेलार्डिस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। अभी हमने पढ़ा था जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे होगा? याद रखना, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा ये। और ये अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। 3 जनों को बनाया, तीनों के नाम याद रखना, युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा नामीबिया। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने नामीबिया के लिए यूपीआई की तरह ही इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए अभी बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया। तो इस एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? इस एमओयू का उद्देश्य क्या है? एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में। तो इस एग्रीमेंट का यहाँ पे उद्देश्य हो गया अफ्रीकी देश में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को बढ़ाना और रियल टाइम पर ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करना। तो जितने भी आप देखते होंगे मोबाइल से आप ट्रांजेक्शन करते हो, इधर से पैसे भेजते हो, फटाफट से सामने वाले के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, ये किसके थ्रू होता है? ये यूपीआई के थ्रू ही होता है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसी तरह का एक सिस्टम ये डेवलप करेगा वहां पर। कौन? एनपीसीआई। और आप यूं भी कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी देश के सेंट्रल बैंक के साथ एनपीसीआई का ये पहला एग्रीमेंट है यूपीआई जैसा सिस्टम डेवलप करने के लिए। एनपीसीआई की स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। इसी ने ही तो यूपीआई बनाया था 2016 में। नामीबिया की बात करें, अच्छा यूपीआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको पहले बताता हूं, फिर आपको नामीबिया लेकर के चलूंगा, दिखाऊंगा कहां पर है नामीबिया। अगर आपसे पूछे कि यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो फिर आंसर हो जाएगा नेपाल। और अगर पूछे यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था, तो फ्रांस बना था। भारत का पहला यूपीआई एटीएम ये लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। अच्छा, हिताची पेमेंट सर्विसेज अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था ये आप लोग बताओ। अभी इन्होंने क्या लॉन्च किया? ऐसा एक तरह का एटीएम लॉन्च किया था, चलो हिंट मैंने थोड़ा सा दे दिया, पूरा कंप्लीट उससे करो आप कि क्या था वो। उसके अलावा यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन ये मोबीक्विक था। और यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक था। वैसे आरबीआई ने इसको बैन तो कर दिया, लेकिन जब इन्हें लॉन्च किया था तब तो ये पहला था ना, तो क्वेश्चन तो बनेगा ना, यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक था। अब बात नामीबिया की थी यहाँ पे, तो ये रहा मैप में नामीबिया, देखो अफ्रीकी देश है। इसकी कैपिटल जरूर याद रखना, विंड हॉक इसकी कैपिटल होती है। नामीबिया आपने कब पढ़ा होगा न्यूज में? जब हम यहाँ से चीते लेकर के आए थे, तब आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो आंसर होगा इजराइल फिलिस्तीन। आपको पता है यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज, और अभी उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को अगर रोकना है तो 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका समाधान हो सकता है, और भारत इसका समर्थन करता है। जहां फिलिस्तीनी लोग सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, वरना तो फिर ये लड़ते ही रहेंगे। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी अमेरिका ने फिलिस्तीन के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण सदस्य बनने वाला जो प्रस्ताव आया था उसको वीटो कर दिया था, और भारत ने इस बात की निंदा भी की है। अच्छा, इजराइल से आपको याद होगा कि वहां से भारतीयों को निकालने के लिए जब ये युद्ध चल रहा था
तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम याद रखना, ऑपरेशन अजय है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ, कल वाला अगर वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कल वीडियो अपलोड होने में लेट हुआ था, मैंने डाल तो 6 बजे ही दिया था, लेकिन वो 2 घंटे लेट हो गया था सिस्टम की वजह से। आगे से ही दिक्कत आई थी, मैंने कम्युनिटी पे भी डाल दिया था कि देखो भैया डाल चुका हूं मैं, और एक बार नहीं 3-4 बार वीडियो डाल दिए थे, सारे प्रोसेसिंग में अटके हुए थे। फिर वो लगभग 8 बजे के आसपास अपलोड हुआ था, जो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कल के वीडियो में। बाकी इन सभी का क्विज आपको मिल जाएगा क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहीं पे। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो इसमें हम 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है अभी, किस भारतीय को व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024, इसे याद रखना ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? असम की हैं। फिर पूछा किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को डेवलप किया? आईआईटी गुवाहाटी। फिर पूछा अभी 46 अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? भारत। भारत में भी कहा? केरल के कोच्चि में। फिर पूछा भारत सरकार को किस देश की कांके संतुराई बंदरगाह नवीकरण परियोजना के अधिकार मिले? तो आंसर होगा श्रीलंका। फिर पूछा अभी पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 ये कहां पर आयोजित की गई? झारखंड। फिर पूछा वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया 2 मई को। फिर पूछा दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहां पे खोजा गया? मैक्सिको। फिर पूछा टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में टॉप पे कौन रहा? ये भारतीय स्टार्टअप है, एमिरेट्स इसका नाम है। फिर पूछा आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? बताया काठमांडू। और आखिरी प्रश्न पूछा कि फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 2023-24 का खिताब किसने जीता? पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आंसर होगा भारत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।